नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। आज हम प्रकाश का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले ध्वनि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। जो बच्चे ध्वनि का क्लास नहीं देखे हैं, 3 चैप्टर में 3 पार्ट में या 4 पार्ट में कंप्लीट हुआ है ध्वनि, वो देख लेंगे। उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। आप अगर नहीं देख रहे हैं तो आप देखिए उसको और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। आज प्रकाश के चैप्टर पे सबसे पहला हम बात करेंगे समतल दर्पण, मात्र समतल दर्पण की बात करेंगे। यहाँ से जिस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आप उसको फोड़ के आओगे 100%। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर मित्रों, अगर बात करें समतल दर्पण की तो ये हमारा समतल दर्पण है। अब यहां से जितने प्रश्न बनते हैं हम आपको सब कराने वाले हैं, सब के सब कराने वाले हैं। सब के सब मित्र, यानी कि पूरा का पूरा A to Z हर एक प्रश्न को हम आपको टच करा के बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। खड़ाने वाली बात नहीं है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, यह आपतित है, यह परावर्तित है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपतित किरण को? इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब अविलंब नॉर्मल इसे बोलते हैं, जो बीच की लाइन होती है। क्या होता है सब कुछ बताते हैं हम आपको। नॉर्मल मित्र, इसके एंगल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसे आई से दिखाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल, इसे आर से दिखाते हैं। ये हमारा क्या है मित्र? सरफेस है। कौन सा सरफेस है? प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस। मित्र, जो यह चीज कलई किया जाता है, किससे किया जाता है मित्र? तो बता देंगे सर, यह कलई किया जाता है ना, यह किया जाता है कलई सिल्वर से किया जाता है। किसका भाई? सिल्वर का, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर कोई पर्दा वर्दा लगा दिया जाता है। जैसे अगर बात करें, आप गाड़ी से जा रहे हो बेहतरीन तरीके से, ठीक है, जो आपके अंदर गाड़ी के अंदर, गाड़ी के बाहर अभी हमको नहीं जाना है, नहीं तो फिर उत्तल और अवतल दर्पण की तरफ आप चले जाओगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दर्पण की तरफ, मिरर की तरफ, उधर हमको नहीं जाना है। हमको प्लेन मिरर के बारे में अभी बात करना है। सिर्फ आज प्लेन मिरर के जितने भी प्रश्न बनते हैं सब खत्म करेंगे आज, ठीक है मित्र। आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतना ध्यान से देखना बस, है ना मित्र। ये सारी चीजें आपको तो पहले से पता होगा, बहुतों को ना पता होगा तो आज कन्फर्म हो जाएगा। हम आते हैं पहले बेसिक से। ये चीजें आप अगर बना सकते हो बना लो, फिर इसके बाद अभी हम इस पर समझाते हैं। सबसे पहले बात आती है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है। जो प्रकाश है मित्र, प्रकाश क्या है? प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है। प्रकाश खोजा नहीं गया है, प्रकाश के चाल के बारे में बताया गया है। प्रकाश कणिका का सिद्धांत है। प्रकाश कणिका का सिद्धांत कौन दिया है? तो बताएंगे न्यूटन बाबा ने कणिका का सिद्धांत दिया है। अब पूछा जाएगा न्यूटन बाबा ने क्या बताया है प्रकाश के बारे में? बताओगे प्रकाश कणों से मिलकर बना है। न्यूटन बाबा ने बताया कणों से मिलकर अगर प्रकाश बना होता मित्र, तो प्रकाश आता, दीवार पे लड़ता और आपको चोट लग जाता, खट से लगता चोट। भाई चोट लगता ना, क्योंकि कोई चीज अगर बॉल फेंकेंगे आप, बॉल दीवार से लड़ने के बाद आपके उछल के आता है। अगर कण से मिलकर बना होता प्रकाश, आप खुद सोचो, अगर कण से मिलकर बना होता प्रकाश, तो दीवार पर लड़ने के बाद, वो स्ट्राइक होने के बाद आपके मुंह पे आता, फेस पे आता। सभी लोग होते भाई प्रकाश तो हर जगह है, सर्वव्यापी, हर जगह प्रकाश। लड़ने के बाद प्रकाश आपके फेस पे आता। वो अलग बात है कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश पृथ्वी पर 500 सेकंड में पहुंचती है, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास में पहुंचती है। यह बात आपको पता होनी चाहिए, तथ्यात्मक है। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, यह पूरा तथ्य पे डिपेंडेंट है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। यह बातें पूरी कैलकुलेशन के बाद निकाला गया है, ठीक। अब न्यूटन के कणिका के सिद्धांत इस प्रकार से तो फेल हो जाएंगे भाई। प्रकाश से चोट लगता है क्या आपको? बताओ भाई, प्रकाश आ रहा है, देखो ढंगरा गए, का चोट लगा? आंखों फूटा? हमारा कुछ नहीं फूटा। प्रकाश तो हर जगह, देखो कितनी लाइट लगी, कम से कम 6 लाइट लगी है, बड़ा, तब आप पढ़ पा रहे हो। तो मतलब प्रकाश तो आ रहा है हर तरफ से, मतलब हमारे पास बहुत चोट लग रहा है भाई, यहाँ चोट, हर जगह चोट लग रहा है। मुझे चोट लगा, कहीं कुछ हुआ मुझे? नहीं ना। तो प्रकाश कणिका का सिद्धांत न्यूटन का सीधा फेल हो जाता है। फिर आते हैं 1905 ईस्वी में, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया। इसमें व्याख्या किया इन्होंने। 1922 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार इनको मिला इस विषय पर, क्योंकि प्रकाश कणिका का सिद्धांत बिल्कुल फेल है। प्रकाश कण पे आधारित नहीं है। प्रकाश में जो हमको परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश में विवर्तन हमको देखने को मिलता है, प्रकाश में विवर्तन। लेकिन प्रकाश में विवर्तन, देखिए पहली बात हम आपको बता दें, ध्रुवण का मतलब क्या होता है। ध्रुवण का मतलब यह हो गया मित्र, जैसे कि अगर आप ध्रुवण का मतलब एक तरह से आप चोनी मारते हैं, जैसे पुलिस वाले हैं रोड पे खड़े चोनी मार रहे हैं, तो प्रकाश की लाइट स्ट्राइक करने के बाद चमकती है, तो उसे बोला जाता है चोनियाना, चोधी। एक तरह से ध्रुवण हो गया प्रकाश का। प्रकाश में ध्रुवण देखने को मिलता है, हमें व्यतिकरण भी देखने को मिलता है प्रकाश में। व्यतिकरण का मतलब फिल्म बन जाना। आपके पानी है, पानी के मान लीजिए कपड़ा का धुल रहे हैं, तो लाइट आ रही है, प्रकाश उसमें चमकता है, चमकदार चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आप लोग कहते हैं भैया 7 कलर का है, धनुष है ना, या फिर वेवग्योर है,
है ना, तेल की सतह मतलब तैलीय सतह हम पर चमकने लगता है, तो व्यतिकरण के कारण होता है। तैलीय सतह चमकना, कपड़े धुलते हैं तो उसमें चमकना, ये सारी चीजें व्यतिकरण के कारण होती हैं। लेकिन जो आपका विवर्तन होता है, मतलब कि विवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होती है मित्र, अगर दीवार पे लड़ा प्रकाश, स्ट्राइक किया, तो लड़ने के बाद प्रकाश हर तरफ फैल जाता है, फैलता है ना प्रकाश, ऐसे दीवार के सहारे ऐसे गया, उधर भी उजाला कर देगा, कर देता भाई ना। रूम में आप बैठे हो, धूप थोड़े आती है रूम में, लेकिन तब भी उजाला होता है, विवर्तन के कारण यह घटना होती है। इस बात को याद रखना। प्रकाश कणिका का सिद्धांत तो है, इतनी बात हम मानते हैं, प्रकाश के कणिका का सिद्धांत वहां पे फेल हो जाता है जहां पे आप कहते हो कि प्रकाश कण के अनुसार चलता है ना। प्रकाश अगर कण के अनुसार चलता तो निर्वात में प्रकाश नहीं चल सकता मित्रों, क्योंकि निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलता है। इस बात को हमको पता होना चाहिए। यह बातें कौन बताया था, आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया था 1905 में, और उनको 1905 में इन्होंने प्रूव किया, और आपको पता है 1901 से नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हो गया है ना, जो आपके 1901 से स्टार्ट हुआ है ना, और 1922 में इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया था आइंस्टीन को। यह बात पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण की सिद्धता, कण गुण की सिद्ध मतलब कण के गुण को सिद्ध किया गया था, लेकिन बाद में फेल होता है मित्र। प्रकाश विद्युत का जो प्रभाव है कण का गुण नहीं है। फिर हाइजन आते हैं, हाइजन भी इसको कहते हैं भैया गलत है, प्रकाश तरंगों है, प्रकाश तरंग के रूप में चलती हैं, न कि कणिका के रूप में। एच इक्वल टू पी अपान में लेमडा इन्होंने बताया, पी इक्वल टू एच अपान लेमडा बताया, सॉरी पी इक्वल टू एच अपान लेमडा के बारे में इन्होंने बताया। इसके बाद यंग आते हैं, यंग ने बताया व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को संबोधित किया जाता है, अभी साबित किया जाता है ना। जो व्यतिकरण होते हैं, यह जो होता है व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को हम बताते हैं। यह किसने बताया था, यंग ने बताया था। फिर आधुनिक की बात करें, आधुनिक विचारधारा के अनुसार बात करें तो कण और तरंग दोनों होते हैं इसमें। तो अभी तो कहते हैं जो प्रकाश तरंगे होती है, चुंबकीय तरंगे भी होती हैं, यक्ष तरंगे भी होती हैं, गामा तरंगे भी होती हैं। आपने अगर साउंड नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, जिसमें यक्ष किरण, यूवी किरण जितने होते हैं विबिगोर, सबके सब सातों रंग प्लस यक्स गामा अल्फा बीटा, ये सब के सब प्रकाश तरंगे ही होते हैं भाई, प्रकाश तरंगे ही होते हैं भाई। तो इन सब के सब हमारे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स की तरह कार्य करते हैं। इस वजह से प्रकाश को बोला जाता है, प्रकाश तरंगे वैसी तरंगे हैं जो द्वैती प्रकृति की होती हैं, कण के रूप में भी चलती हैं, तरंग के रूप में भी चलती हैं, ठीक है ना। कण के रूप में कुछ जगह फेल हो जाता है, और लेकिन तरंग के रूप में कभी फेल नहीं होता है, तरंग के रूप में भी चलती हैं और कण के रूप में भी चलती हैं। इस वजह से प्रकाश को द्वैती प्रकृति का गुण कहा गया। लेकिन ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो मात्र कण के रूप में चलती हैं, मतलब कणिक होती हैं, उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा प्रकाश सन से सीधे धरती पर नहीं आता। ये चीज याद रखेंगे मित्र, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रोमर ने कहीं कहीं आ जाता है, रोमर प्रकाश का खोज किए थे। रोमर प्रकाश का खोज नहीं किए थे, प्रकाश के वेग का खोज किए थे। प्रकाश के वेग के बारे में इन्होंने 1676 ईस्वी में बताया था। इस बात को याद रखेंगे। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कहीं कहीं मिल जाता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। यह प्रकाश ने बताया था, जो कि लगभग होता है, पूरा एग्जैक्ट भी नहीं होता, लगभग 2.999 समथिंग आता है। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.1456789, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से रिपीट होता है। तो यही बिल्कुल सेम है, ठीक है भाई। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। इतनी बातें बेसिक थी, अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत बेहतरीन है। अब देखिए पहली बात है परावर्तन क्या होता है, मतलब कि हम परावर्तन से क्या समझते हैं, ये परावर्तन की घटना क्या कहलाती है। परावर्तन का मतलब जब कोई प्रकाश की किरणें किसी समतल सरफेस पे टकराती है, टकराने के बाद उसी एंगल से, उसी कोण से निकल जाती है, तो उसे कहते हैं परावर्तन। और ये परावर्तन हर समय होता है, हर जगह होता है। परावर्तन घटना हमको ध्वनि में भी देखने को मिलता है, प्रकाश में भी देखने को मिलता है, ये बात याद होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। ये आपतित किरण है, ये प्लेन सरफेस है। अगर ये प्लेन सरफेस से कोई प्रकाश किरण गिरती है तो जिस एंगल पे गिरेगी उसी एंगल से निकलती है। लेकिन अगर इर्रेगुलर सरफेस पे कोई प्रकाश किरण गिरती है तो गिरने के बाद इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे ऐसे जाने लगती है, तो इसे इर्रेगुलर सरफेस बोलते हैं, मतलब कि नॉन प्लेनो, इसको प्लेनो सरफेस, ठीक है भाई। मतलब कि एक तरह से खुदरा, हमारा ये सरफेस खुदरा है, ये प्लेन है, लेकिन इसके एक तरफ कलाई होना चाहिए, ठीक है भाई। जैसे आप अगर अपना फेस समतल दर्पण का उपयोग बता दो इसी जगह, तो समतल दर्पण का उपयोग होता है मित्र, आपका फेस देखते हो, आप आ जाते हो भैया बेसिन, जब आप सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं, बेसिन में अपना जाते हैं मुंह धुलने, तो सामने शीशा लगा होता है, वहाँ पे यूज होता है इसका, है ना। तो बहुत जगह इसको सबसे अच्छा चीज़ है कि उसको फेस देखने में अपना करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें याद कर लीजिए। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर भैया, ये आपतित किरणें हैं। आपतित किरणें किसी प्लेन सरफेस पे आई, जो समतल किरणें, समतल प्लेन है, समतल इसका सरफेस है, इस पे आके गिरी, तो यहाँ से उसी एंगल पे वो निकलेगी जिस एंगल पे वो आई थी। अगर इंसिडेंट एंगल आई है तो आर, यह रिफ्लेक्टेड एंगल है। अब इंसिडेंट एंगल किसे, पहले बताइए आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण वह किरणें होती हैं जो प्रकाश
जो किसी प्लेन सरफेस पे आके गिरती हैं, आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं यानी इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और जाने वाली किरणों को, लड़कर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच में एक नॉर्मल बनता है, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब मतलब कि आपतित किरणें जिस बिंदु पे गिरती हैं उस बिंदु से जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। बात क्लियर है? अब आपतित किरण द्वारा जो एंगल नॉर्मल से बनाया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। परावर्तित किरण द्वारा जो कि नॉर्मल से एंगल बनाया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, इसे बोलेंगे आपतन कोण, इसे बोलेंगे परावर्तन कोण। अब आते हैं दो नियम, लिखिएगा, दो नियम लिखिएगा भाई। दो नियम कौन कौन से लिखिएगा भैया? आपतन या परावर्तन के नियम, हेडिंग लगाइएगा, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन का पहला नियम ध्यान सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब की बिंदु या फिर अभिलंबोत बिंदु जो यह है ना, अभिलंब बिंदु, अभिलंब बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण, लिख लीजिए, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब की बिंदु, या फिर इसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, इसे आपतन बिंदु के नाम से भी जानते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तीनों एक ही लाइन पे होंगे, एक ही बिंदु पे होंगे, तीनों एक ही बिंदु पे होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, तब यह परावर्तन की घटना हमको देखने को मिलती है। परावर्तन के पहला नियम, यह घटना अगर होगी, तीनों आने वाली किरण, जाने वाली किरण और यह अभिलंब का, तीनों अगर एक बिंदु पे होंगे किसी एक सरफेस के, तो उसे बोलेंगे वहां पर परावर्तन घटना हो रही है। दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम लिखेगा, जो एंगल आपतित किरण द्वारा नॉर्मल से बनाया जा रहा है, एंगल आई, वह बराबर होना चाहिए एंगल आर के, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होना चाहिए, तब जाके हमारा यह नियम फॉलो करेगा। बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आते हैं हम प्रश्नों की तरफ। कैसे प्रश्न बनते हैं? अगर आपसे पूछा जाता है दो समांतर समतल दर्पण को हम मिला के रख दें, रखने पर उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो समांतर दर्पण को अगर एक साथ रख दें, प्लेन में रख दें, मतलब रख दें, समतल दर्पण को एक साथ रख दें, समांतर में रख दें, दो समतल दर्पण को समांतर में रख दें दोनों को, तो बताइए उसमें कितने इमेज बनेंगे? तो बोलेंगे अनंत बनेंगे। कैसे भाई अनंत बनेंगे? उसके लिए देख लो, पहले इमेज का फॉर्मेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, फटाफट सभी लोग लिखेंगे। इमेज के फॉर्मेशन के लिए फार्मूला क्या होता है मित्र? यहाँ से प्रश्न आते हैं आपके डीएलएड में भी, यूपीटेट में, सीटेट में, हर एक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए 360 अपान में थीटा माइनस 1। अगर हम बोल देते हैं दो प्लेन सरफेस, दो प्लेन मिरर को हम 30 डिग्री पर रखे हुए हैं, 30 डिग्री पे झुका के ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए झुका के। अब बोले यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट डाले, तो बताओ इसका ऑब्जेक्ट का इसमें पूरा इमेज कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लिए फार्मूला या नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, या फार्मूला है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। n बराबर 360/30 माइनस 1, काट लीजिए, 3 एकम 3 दूनी 6, 12 माइनस 1 बराबर 11 इमेज बनेंगे मित्र। ठीक है, अगर यह एंगल 60 हो जाता है मित्र, 60 डिग्री हो जाता है, तो कितने इमेज बनेंगे? तो आप कहेंगे सर n बराबर 360/60 माइनस 1, गया 6 का 36, 6 माइनस 1 5, कितना बनेगा? 5 बनेगा मित्र। क्लियर? अगर बोले जाए यह 45 डिग्री है मित्र, तो 45 डिग्री के लिए 360/थीटा माइनस 1, यानी 360/45 माइनस 1, यानी इससे काटेंगे तो 18 कितने बार में? 8 बार में कटेगा, 8 माइनस 1 यानी बराबर 7 इमेज बनेंगे। तो यह होता है मित्र, ऐसे बनते हैं। समझे मित्र? समझे कि नहीं बताना। अब अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा हमारे प्रश्नों को मित्र। अब एक प्रश्न अगर ऐसा आ जाए आपसे यह बोले कि यह हमारा क्या है? प्लेन मिरर है, यहां से आपतित किरण या परावर्तित किरण, यह आपतित किरण है, यह अभिलंब है हमारा। अगर यह वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो यह वाला एंगल बता दीजिए कितना होगा, यह एंगल बताइए कितना होगा। तो मित्र आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर ऐसे यह पूरा का पूरा कितना बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा मित्र। 180 डिग्री में हमने आपको बताया है कि आपतन परावर्तन का नियम फॉलो करने का नियम है, इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल, यह होता है परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है। यानी कि यह 30 डिग्री है मित्र, तो यह भी 30 डिग्री होगा, यह भी 30 डिग्री होगा। अब आपको पता है मित्र, यह हमारा इंसिडेंट, यह पूरा नॉर्मल जो होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, यह पूरा 90 डिग्री कोण बनाता है मित्र। तो यह 30 डिग्री है, तो आप बताओ 90 माइनस 30 जब करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 90 माइनस 30 जब करेंगे मित्र तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री जब यह है मित्र, तो यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो यह दोनों जब बराबर हो सकते हैं, तो यह वाला भी बराबर, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री होगा मित्र। एक और प्रश्न मित्र, अगर यह दे दे आपका 45 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है या आप रिफ्लेक्टेड एंगल बता दीजिए, यह रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा। तो मित्र जाहिर सी बात है, यह पूरा का पूरा एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा एंगल। जब 90 डिग्री का होगा मित्र, 90 माइनस 45 करेंगे तो यह वाला जो एंगल मिलेगा हमें, इंसिडेंट एंगल मिलेगा जो आ रहा है,
या आपतन कोण जो मिलेगा हमें, आपतन कोण कितना का मिलेगा, आपतन कोण जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 90 - 45 यानी 45 डिग्री मिलेगा मित्र। 45 डिग्री ये भी हो गया। जब यह 45 हुआ मित्र तब यह भी 45 होगा। बताइए, तब हमारा आई बराबर आर का नियम फॉलो होना चाहिए। जब फॉलो कर रहा है तो ये भी 45 डिग्री। मित्र तेज नहीं है, ये हमारे समझाने का थोड़ा सा तरीका है। आप इसको अगर इस स्पीड से पढ़ेंगे तो शायद ही कोई एग्जाम आप बीट न कर पाओ। बस पढ़ते चलो। आई बराबर आर बराबर 45 डिग्री। जब आई और आर बराबर 45 डिग्री होगा मित्र, ये भी 45, ये भी, तो आपको पता है जब ये भी तो 90 है, जब ये भी यहाँ से 90 बनाता है भैया, तो यह भी 90 - 45, 90 - 45 तो हो गया 45। बशर्ते हमको तो केवल आर पूछा था, आर हमने बता दिया। ठीक है भाई, अब देखना यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे हम आपको बता देंगे। पूछा जाता है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो बता देना अनंत होता है समतल दर्पण का फोकस दूरी। ठीक है मित्र, यहाँ से एक प्रश्न तैयार है आपका। मान लीजिए ये समतल दर्पण है। अगर मित्र इसमें आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी कितनी है, मिरर की x है। तो पूछा जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर से x दूरी पर है तो उसका इमेज अंदर, मिरर के अंदर कितने दूरी पर बनेगा, तो बताएंगे इमेज जो बनेगा ना मित्र, इमेज जो बनेगा वो भी x दूरी पर ही अंदर बनेगा। अगर इसका दूरी, ऑब्जेक्ट का दूरी मिरर के बाहर अगर 10 मीटर पर है तो अंदर इमेज जो बनेगा वो भी 10 मीटर पर ही बनेगा। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है मित्र, यह चीज। अब कभी कोई यह पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी बताइए। अगर ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी 10 मीटर है तो ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी बताइए। तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट से जो मिरर की दूरी है वो 10 मीटर है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी होगी, 10 + 10 यानी कि 20 मीटर होगा। ठीक है भाई। अब दूसरा प्रश्न, अगर पूछ लेता है अगर कोई भी व्यक्ति मिरर के सामने x किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ के आ रहा हो, x किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ के आ रहा हो, तो बताना है हमें कि यह मिरर के अंदर कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दिखेगा, तो बोलेंगे दुगुना, जस्ट डबल। अगर 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई दौड़ के आ रहा है तो 20 किलोमीटर प्रति सेकंड दिखेगा। अगर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ के आ रहा है 30 दूनी 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दिखेगा। यह बात ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिएगा, एक बार सुन लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा। कल इसी प्रकार से गोली दर्पण खत्म करेंगे, पूरा गोली दर्पण, पूरा इमेज बना के। मित्र ये आपका समतल दर्पण है। अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए हमको एक अपना पूरा का पूरा इमेज किसी समतल दर्पण में पूरा देखना है, पैर से लेकर चोटी तक, बाल तक पूरा देखना है हमको, तो अपनी इमेज पूरा का पूरा देखने के लिए किसी समतल दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो बताएंगे कम से कम ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का आधा, जैसे हमारा ऊंचाई जो है 6 फुट के, हमें 6 फीट के हैं। अगर हम 6 फीट के हैं मित्रों, अगर 6 फीट के हैं तो हमारी इमेज इसमें देखने के लिए हमें कितनी कम से कम ग्लास की जरूरत होगी, कितनी ऊंचाई की ग्लास की, तो बोलेंगे जस्ट इसका आधा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा इमेज देखने के लिए ऑब्जेक्ट का आधा होना चाहिए ग्लास। ठीक, ये कितना होना चाहिए, अगर हमारी इमेज है 6 फीट तो ग्लास की ऊंचाई कम से कम जो होना चाहिए 3 फीट का होना चाहिए, तो हमारी पूरी इमेज उसमें दिखाई देगी। यह बात याद होना चाहिए सभी को, हर एक पर्सन को इसको याद कर लेना है। जितनी चीजें बताई गई अगर याद हो गया तो बहुत बेहतरीन है। अब एक प्रश्न आता है, अगर किसी भी समतल दर्पण के सामने अगर कोई चीज हम x एंगल पे घुमाते हैं, 30 डिग्री पे घुमाते हैं, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे घुमाते हैं, तो वह ऑब्जेक्ट समतल दर्पण के अंदर कितने डिग्री पे घूमेगा, तो बोलोगे 60 डिग्री पे घूमेगा, जस्ट डबल। स्पीड भी जस्ट डबल, एंगल भी जस्ट डबल, दूरी भी जस्ट डबल होगा, ऑब्जेक्ट से इमेज तक की दूरी, और इमेज पूरा देखने के लिए हमें कम से कम आधे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। बताना। अब कोई भी एक भी प्रश्न यहां से बाहर आ जाए मित्र ना, तो कह देना छोटे से छोटे एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम में। ठीक है भाई, बस अब कल हम स्टार्ट करेंगे गोली दर्पण। मित्र शाम को हिंदी का क्लास आएगा, अब उसे जरूर देख लीजिएगा। सारे के सारे बच्चे सारे क्लास देखे करें, फॉलो किया करें भाई। यह सारे एग्जाम के लिए, आपकी यूपी टेट, सी टेट, जहां भी आप दे बैठो, ग्रुप डी, रेलवे, हर एक एग्जाम के लिए है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। 3 से 4 क्लास, लगभग 4 से 4 क्लास और आएंगे, मतलब कि 2-3 क्लास और आएंगे, फिर प्रकाश खत्म होगा। फिर इसके बाद हमने ध्वनि खत्म कर लिया, प्रकाश खत्म कर लिया, फिर स्टार्ट करेंगे विद्युत। ठीक है भाई, 3 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो रखते हैं किसी भी एग्जाम के दृष्टि से, तो आप इसे पढ़ते चलिए। मस्त तरीके से बताइएगा कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा तो बताइएगा और शेयर जरूर करिएगा मित्र। आपसे बहुत बहुत उम्मीद होती है, जिस प्रकार से आप हमसे उम्मीद लगाते हैं ना, आपसे बहुत उम्मीद होती है। आप गली गुच्चे जहाँ पे भी बैठे हैं ना, जो बच्चा पढ़ना है, जिसको फ्री में क्लासेस चाहिए, सबको बताइए। आप पूरा अपने गाँव में, घर में, रिलेशन में सबसे प्रचार करिए। आप ही तो हमारे सहारा हो। बस शेयर करो प्लीज़, आपसे बहुत बहुत उम्मीद है मुझे। धन्यवाद।